सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज के लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेजिटेबल क्लासिफिकेशन। जैसे आप जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर दिया था जिसमें हमने ऑलरी कल्चर में मेनली हमने फोकस किया था। जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन्स के बारे में। और आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको जो ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं फ्री में और इसके जो पीडीएफ्स हैं यानी जो आपके कंटेंट नोट्स हैं वो भी अवेलेबल करा देते हैं हम अपने ऐप के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आप इस वीडियो को देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको इस जो भी हमारे लेक्चर्स आते हैं चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, एंटोमोलॉजी हो या फिर डिफरेंट कोर्सेज जो भी हैं उनके आपको जो वीडियोस हैं उनके पीडीएफ्स और पीपीटीज जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे वहां मिल जाएंगी। इवन आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ऐप, जिसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप कमेंट सेक्शन से भी हमारे लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला चीज यही आता है माइंड में कि व्हाई डू वी क्लासिफाई वेजिटेबल्स। ठीक है, अगर इंडिया में अगर हम बात करें या फिर वर्ल्ड में बात करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन दो वजह से वेजिटेबल को उगाती है, यानी वेजिटेबल कल्टीवेशन दो वजह से किया जाता है। फर्स्ट वन इज द कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है, यानी लार्ज स्केल पे, और दूसरा है एक लिमिटेड स्केल जो कि बैकयार्ड में हम अपने घर के लिए कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, अब क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स में सिमिलैरिटी भी है, ठीक है, और बहुत सारे क्रॉप्स में डिसिमिलैरिटी भी है। अब डिसिमिलैरिटी किस सेंस में है, या तो हम कौन सा उसका पार्ट यूज कर रहे हैं वेजिटेबल में, मतलब एज अ वेजिटेबल हम प्लांट का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो हो रहा है, उसका सॉइल रिक्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, हम कौन सा मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज कर रहे हैं। इस बेसिस पे क्रॉप्स जो है, वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं बहुत वे में सिमिलर भी हैं और बहुत सारे वे में डिसिमिलर भी हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल वेजिटेबल्स को पढ़ना बहुत ही मतलब कठिन है, कहने का मतलब टफ है, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल की प्रॉपर्टीज बहुत रिपीट करती हैं। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं जो भी हमारे आपको एग्जांपल देता हूं पल्सेस से। पल्सेस क्रॉप का कल्टीवेशन एक तरीके का होता है, उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस एक तरीके का होता है। तो चाहे मैं रेड ग्राम पढ़ूं, ब्लैक ग्राम पढ़ूं, थोड़ा सा उनमें जो रिक्वायरमेंट है उनका न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सारी चीजें चेंज होंगी, लेकिन जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो तो सिमिलर होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम पल्सेस को एज अ पढ़े इंडिविजुअली। हम अगर हमें नॉर्मल अगर पल्सेस का रिक्वायरमेंट देखना है तो हम एज ए अलग अलग पल्स को ना पढ़ के सिमिलर, अगर हम पल्सेस का क्लासिफिकेशन जो हमने किया है पल्सेस को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम एक ऊपर ऊपर जो है हम एक पल्सेस का स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सारे पल्सेस पे अप्लाई होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं। तो अब जो सिमिलर चीजें हैं उनको स्टडी करना बार बार वो रिपीट करेंगी, तो वो टफ भी है और टाइम टेकिंग भी है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम रिपीटिशन अवॉइड करें, इसीलिए हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में और डिफरेंट क्लासेस, ग्रुप मतलब क्लासेस में। ठीक है, अब इसको आपने हायरार्की के टर्म में समझा होगा। जैसे आप हम जानते हैं ना, सबसे ऊपर कौन होता है, किंगडम, देन फाइलम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम के अंदर में डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम अलग अलग जब क्रॉप को पढ़ेंगे तो डिफरेंट क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन है, यानी बोटानिकल क्लासिफिकेशन, उनकी फैमिली, इवन हम ऑर्डर वगैरह भी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हम बहुत सारे वेजिटेबल्स को एक कैटेगरी में पढ़ के उनकी प्रॉपर्टीज को एक साथ स्टडी कर लें, तो हमारा स्टडी जो है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो उसी में से सबसे बेस्ट तो नहीं कह सकते, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन और मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज द बोटानिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बोटानिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या करते हैं, इसमें टेक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप देखते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट वेजिटेबल्स। ठीक है, जैसे प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया, आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, यानी स्पर्मेटोफाइट्स में। ठीक है, अब थैलोफाइटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लिवर वॉर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, अगर ब्रायोफाइटा के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में आपने क्या पढ़ा है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, टेरिडोफाइट्स भी हम जानते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स भी जानते हैं। ठीक है, तो अब स्पर्मेटोफाइट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपने जिम्नियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं।
ठीक है, सीड बियरिंग प्लांट्स आते हैं इसके अंदर में। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म डिवीजन में आते हैं ऑफ द स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स हमें पता लग गया कि स्पर्मेटोफाइटा का पार्ट है। ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म जिनका नेकेड सीड होता है, सीड बाहर होता है। ठीक है, एक होता है एंजियोस्पर्म जिनका सीड जो होता है अंदर की साइड पे होता है, मतलब फ्रूट है बाहर पे और उसके अंदर में सीड प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है उनको फर्दर दो क्लासेस में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द मोनोकोटिलिडनी, यानी जिनको मोनोकॉट्स कहते हैं, और सेकंड वन इज दी डाइकोटिलिडनी जिसको हम डाइकॉट्स कहते हैं। अब मोनोकॉट डाइकॉट क्या है, आपने देखा होगा जब भी एक हम चना लेते हैं यानी ग्राम या फिर पी लेते हैं, जब आप उसके कवर को निकालते हो तो उनके दो पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसमें मतलब कहने का मतलब है कॉटिलिडन्स दो होते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन्स अगर आपको मैं ऊपर पर समझाना चाहूं तो रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, ताकि जब वो सीड को अगर आप लगाते हो तो दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो डेवलप करेगा उसके लिए होता है। तो इसमें अभी डिटेल हम नहीं जाते हैं, इसकी भी फिलहाल नीड नहीं है। बस आप समझो कि जो हमारा एंजियोस्पर्म है उनको दो तरीके से बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द मोनोकोटिलिडन्स एंड सेकंड इज द डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, तो मोनोकॉट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज है जिनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और आपको उनका साइंटिफिक नेम यानी जो उनका जीनस और स्पीसीज है वो याद रखना है, मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। और दूसरी चीजें हैं कि आपको उसका कॉमन नेम कैसे तो याद रखना ही है। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन द फैमिली ऑफ द मोनोकॉट इज एलिएसी। एलिएसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जो कॉमन नेम है दैट इज अनियन, गार्लिक। ठीक है, तो ये दो आ गए। अब जैसे एलिएसी के अंदर में जैसे अनियन को क्या कहते हैं, एलियम सेपा कहते हैं। ठीक है, एलियम सेपा इज द नेम ऑफ बोटानिकल नेम ऑफ अनियन। ठीक है, उसी तरीके से एलियम सेटाइवम दैट इज ए गार्लिक। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी जो नेम है वो दो पार्ट में है, एक फर्स्ट पार्ट दैट इज एलियम और दूसरा पार्ट सेटाइवम। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द जीनस, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द स्पेशल एपिथेट, यानी आप इसको ऊपर पर बोले तो स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक मिलके अलग स्पीसीज है और ये मिलके एक अलग स्पीसीज है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब देखो आगे के इनके वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो बोथ आर एलियम। एलियम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे क्या है, एलियम से लिखा हुआ है। इट मींस एलियम इज द जीनस फॉर द फैमिली एलिएसी। ठीक है, तो एलिएसी के अंदर आपने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक हायरार्की वाला ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या हमने बताया कि मोनोकोटिलिडन के अंदर में एक फैमिली है दैट इज एलिएसी, उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट है अनियन और गार्लिक, आपको याद रखना है एलियम सेपा और एलियम सेटाइवम। सेकंड फैमिली जो है ये भी मोनोकॉट के अंदर आती है दैट इज कॉल्ड लिलिएसी। लिलिएसी के अंदर में इंपॉर्टेंट है एस्पेरेगस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस। ठीक है, थर्ड फैमिली इज एरेसी। ठीक है, एरेसी के अंदर में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है नहीं। यैम के बारे में दिया हुआ है जो कि हम आगे अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप फैमिली अभी यहाँ पे याद कर लो दैट इज द एरेसी। नेक्स्ट फैमिली इज दी पोएसी। पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली या फिर ग्रामिनेसी कहते हैं इसको कभी कभार। ठीक है, तो इसके अंदर में हम किसको पढ़ते हैं, दैट इज द स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न एक इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए दैट इज द मोनोकॉट्स। ठीक है, अब आते हैं डाइकॉट्स पे। ठीक है, तो डाइकॉट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हैं जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो अब देखो न्यूजीलैंड स्पिनच लिखा हुआ है, जो फैमिली क्या है इसका, एजोसिएसी। ठीक है, एजोसिएसी। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। ठीक है, एजोसिएसी इसका फैमिली है। ये थोड़ा सा आपको टंग ट्विस्ट तो नहीं करेगा लेकिन थोड़ा सा आप इस फैमिली के साथ में बहुत फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपने स्पिनिच के बारे में सुना है तो सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये कौन सा स्पिनिच है, दैट इज द न्यूजीलैंड स्पिनिच। नेक्स्ट फैमिली इज दी चीनोपोडिएसी। चीनोपोडिएसी के अंदर इंपॉर्टेंट जो वेजिटेबल्स है दैट इज बीट रूट एंड पालक। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा वल्गैरिस। ठीक है, उसके बाद स्पिनिच है, फिर बथुआ का नाम आपने सुना होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्रॉप फ्रॉम दिस चीनोपोडिएसी फैमिली। नेक्स्ट फैमिली इज एस्टेरिएसी, जिसको कंपोजिटे भी कहते हैं कई बार। ठीक है, इसके अंदर में आता है लेटस। ठीक है, लेटस सेलेरी जो है बेसिकली वेजिटेबल में हम इनको एज ए सैलेड क्रॉप में यूज करते हैं। ठीक है, सैलेड वेजिटेबल में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली इज, अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो, बहुत अच्छा है, आपको याद करना है, कॉर्नवॉल्व्यूलेसी फैमिली है। ठीक है, सो आपको इसको प्रॉपर्ली इसको जो स्वीट पोटैटो की फैमिली है याद रखनी है। नेक्स्ट इज दी ब्रेसिकेसी, जिसको हम कहते हैं क्रूसीफर्स।
ठीक है। तो क्रूसीफेरेसी भी इसका नाम है ब्रेसिकेसी फैमिली का। इंपॉर्टेंट इसमें लीफी वेजिटेबल्स आप देखो तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नोल खोल, टर्निप, रेडिश, तो इस फैमिली के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो आते हैं, यानी वेजिटेबल क्रॉप्स आते हैं। नेक्स्ट इज द कुकुरबिटेसी फैमिली, यानी जितने कुकुम्बर्स टाइप के, स्क्वैश हो गए, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन जो है वो सारे इसी कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं डाइकॉट्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कुकुम्बर भी है, बिटर गॉर्ड भी है। नेक्स्ट फैमिली इज दी यूफॉर्बिएसी फैमिली। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेबेसी फैमिली है। फेबेसी को कई बार हम लेग्यूमिनेसी कहते हैं। तो इसके अंदर में हमारे पास मटर यानी पीस, फ्रेंच बीन, ब्रॉड बीन लिखा हुआ है, फ्लैट बीन भी कहते हैं इसको, काउ पी है, सोयाबीन है, मेथी, कसूरी मेथी, ये सारे किस में आते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैमिली इज दी मालवेसी। ठीक है। मालवेसी के अंदर में आता है अपना भिंडी, जिसको ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ओकरा इज द इंग्लिश नेम ऑफ भिंडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैमिली इज द सोलनेसी। और सोलनेसी देखिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमेंट भी दिया है, आप इसको पढ़िए। वेरी इंपॉर्टेंट बोटानिकल नेम्स। तो आपको इन जो 4 क्रॉप मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे इनके सारे जो नाम हैं इंक्लूडिंग देयर बोटानिकल नेम आपको याद करना है। जैसे पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। ब्रिंजल का नाम होता है सोलेनम मेलोंगेना। ठीक है। टोमेटो का नाम क्या होता है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है। और लास्ट चिली का नाम क्या होता है, कैप्सिकम एनम। ठीक है। तो ये जो है ऑल दीज वेजिटेबल्स बिलोंग टू दी सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट फैमिली जो है एपिएसी है। ठीक है। इसके अंदर में कैरेट हो गया। तो कहने का मतलब हमने बहुत सारे यहाँ पे फैमिली को डिस्कस किया है। तो ये तो मेरा आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप में, और हमारे ऐप पे भी आपको अपडेटेड मिलेगा। सो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर ही सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया उनको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है तो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स तो मेंशन करना ही चाहिए ना। ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स जो हैं आपको फैमिली वाइज याद रखनी है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज बोटानिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इनके बोटानिकल नेम वाइज क्लासिफाई करते हैं, मतलब फैमिली वाइज इनको हम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूं कि कल्चरल और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो है इन क्रॉप्स का, जो कि एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी सिमिलर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए, कल्चरल रिक्वायरमेंट फॉर रेडिश इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कैबेज। रेडिश और कैबेज जो है एक ही फैमिली के अंदर में आते हैं। ठीक है। आप देखो अभी हमने डिस्कस किया था ना ऊपर में, ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देखो हमने बात किया ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में यहाँ पे हमने ये देखो रेडिश हो गया, ठीक है, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, एक ही फैमिली ब्रेसिकेसी के हैं, लेकिन इनका जो कल्चरल प्रैक्टिस है, यानी इनको कल्टीवेशन करने के लिए जो हमें प्रोसेस यूज करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करें, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर द पीस एंड द काउपी आर डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो एक फैमिली के जो क्रॉप्स होते हैं यानी वेजिटेबल्स होते हैं, उनको एक तरीके का क्लाइमेटिक रिक्वायरमेट, एक तरीके का कल्चरल एक्टिविटी करना वहां पे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो पहला ये क्लासिफिकेशन हो गया, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑन द हायरार्की, या फिर कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड बोटानिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द हार्डीनेस। हार्डीनेस मींस क्या हुआ, ठीक है, हार्डीनेस मींस हुआ कि फ्रॉस्ट को, या फिर हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर को ये कितना विथस्टैंड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कितना लो टेम्परेचर को झेल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने मेंशन किया है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ability to withstand the frost and low temperature। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एंड इट विल बी यूजफुल टू नो द सीजन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ए क्रॉप। ठीक है। तो हियर द वेजिटेबल क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज हार्डी, सेमी हार्डी एंड टेंडर। ठीक है। हार्डी मींस ऐसे क्रॉप हो गए, ऐसे वेजिटेबल्स हो गए, देखो क्या लिखा है, हार्डी वेजिटेबल्स टॉलरेट फ्रॉस्ट एंड लो टेम्परेचर। हार्डी वेजिटेबल जो होते हैं वो लो टेम्परेचर को झेल सकते हैं। ठीक है। दे आर बेसिकली विंटर और कूल सीजन और टेम्परेट वेजिटेबल्स। ठीक है। और इनको हम क्या क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन। अब देखो यहाँ पे जो राइट साइड में जो एक इमेज देख रहे हो अर्थ का, दैट इज आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर के जो सबसे पास में, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएंगे, मतलब ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा और दूर जाएंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। सब ट्रॉपिकल के ऊपर जाएंगे तो हमारा कौन सा आएगा, टेम्परेट रीजन, यानी, और एकदम पोल्स की तरफ चले गए तो दैट इज कॉल्ड द पोलर रीजन।
ठीक है। तो वेजिटेबल्स जो है हार्डी नेचर के होंगे तो वो टॉलरेट कर सकते हैं फ्रॉस्ट और लो टेम्परेचर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें वार्म सीजन और द सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स आर कंसीडर्ड एज टेंडर। टेंडर मतलब अगर आपको मैं नॉर्मली समझाऊं तो टेंडर वेजिटेबल्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मतलब तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज है, जैसे टोमेटो आप देख लो, आप 2 से 3 दिन अगर स्टोर करोगे उसके बाद से टोमेटो पकने भी लगता है। ठीक है, क्लाइमेटेरिक फ्रूट भी होता है, वो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। सो कहने का मतलब क्या है कि जो वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाता है दैट इज पेरिशेबल वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आते हैं हमारे टेंडर में। सेमी हार्डी में जो थोड़ा कम टेम्परेचर, जो थोड़ा कम कोल्ड को झेल पाएंगे और जो अच्छे से झेल पाते हैं, मतलब अपने आप को विद स्टैंड कर लेते हैं, वो आते हैं हार्डी में। ठीक है, तो वार्म सीजन हमने बात कर लिया, उनको क्या बोलते हैं, टेंडर वेजिटेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो टेंडर वाले जो है वो कैनॉट विथस्टैंड द फ्रॉस्ट। टेम्परेट वेजिटेबल्स इन जनरल कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स अंडर लो टेम्परेचर। ठीक है, ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स आर बल्की, बड़े होते हैं। ठीक है, क्यों, ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट बहुत ही प्रॉपर पड़ता है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस रेट अच्छा है, तो जो फूड है यानी जो वेजिटेबल है वो बड़े बड़े बन जाते हैं ड्यू टू मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड आर मोर पेरिशेबल कंपेयर टू दी टेम्परेट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एक टेबल दिया है जिसमें हमने 3 चीजें बातें करी है। यहाँ पे द फर्स्ट कॉलम इज फॉर द हार्डी, सेकंड कॉलम इज फॉर द सेमी हार्डी एंड थर्ड इज फॉर द टेंडर। तो टेंडर के मैंने नीचे मेंशन किया जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वेजिटेबल्स है आपको याद रखना पड़ेगा। हार्डी की क्लासिफिकेशन में है दैट इज गार्लिक। आप देखते हो हम जब घर पर लेकर आते हैं अदरक को, ठीक है, तो उसको हम कितने दिन तक रख ले, वो जल्दी खराब नहीं होता है। अनियन है, उसको भी थोड़े हम ज्यादा टाइम तक स्टोर कर पाते हैं अपने घर पे। तो हार्डी वेजिटेबल्स बेसिकली जो सबसे ज्यादा देर तक हम जिनको स्टोर कर पाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज हार्डी। और ये इनको हम लगा सकते हैं या फिर इनका कल्टीवेशन जो है कोल्डर क्लाइमेट में किया जा सकता है। अनियन हो गया, पीस हो गया, रेडिश है, स्पिनच है, ऑल आर हार्डी। फिर सेमी हार्डी के कैटेगरी में दैट इज कैरोट, बीट रूट, पालक और पोटैटो। और लास्ट इज द टेंडर। टेंडर मतलब जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे भिंडी आप देखते हो आज अगर लेकर आए हो, अगर कल तक नहीं बनाया तो फिर सूख जाएंगे, मतलब बहुत वैसे हो जाते हैं। ब्रिंजल हो गया, चिली भी, चिली तो चलो हम बहुत टाइम तक स्टोर कर लेते हैं बेसिकली। अगर आपने चिली को अगर ऐसे नॉर्मली रख दिया तो सूख जाते हैं, फ्रिज में आपने रखा है तो प्रॉपर्ली यूज हो जाता है। ठीक है, कुकर बिट्स हो गए, टोमेटो, आप टोमेटो जानते हो, लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास में, जो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, लास्ट इज स्वीट पोटैटो। तो बहुत सारे हैं, इस टेबल को आप देख लेना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने एज ए नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको वैसे पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें बेस्ड ऑन दी प्लांट्स पार्ट यूज्ड एज अ वेजिटेबल, हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं प्लांट का फॉर दी वेजिटेबल पर्पस, उस बेसिस पे भी वेजिटेबल्स को क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज द टेंडर, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इनका हम बेसिकली जो लचीले स्टेम्स और लीव्स को कंज्यूम करते हैं, दैट इज कैबेज, अब लीफ यूज कर रहे हैं, नोलकोल हो गया, एमरंथ हो गया, पालक हो गया, इनमें टेंडर, स्टेम और लीव्स का यूज करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन फ्रूट, जिनका हम फ्रूट यूज करते हैं, देखो ब्रिंजल हो गया जो फ्लावर से कन्वर्ट होकर फ्रूट बनता है, टोमेटो यूज कर रहे हैं, चिली हो गया, काउपी हो गया। ठीक है, फ्लावर पार्ट हम किसका यूज करते हैं, स्प्राउटिंग, ब्रोकली। ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन भी यूज करते हैं जैसे कैरेट, रेडिस, बीट रूट, पोटैटो। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें हम वेजिटेबल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा पार्ट एज अ वेजिटेबल पर्पस हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम बात है, जो कल्चरल रिक्वायरमेंट है सारे क्रॉप का, जैसे अब मैंने एक ग्रुप में जो भी क्रॉप्स रखे हैं जरूरी नहीं है कि उनका कल्चरल रिक्वायरमेंट सेम हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल रिक्वायरमेंट फॉर द काउपी इज डिफरेंट दैट ऑफ टोमेटो। काउपी और टोमेटो देखो एक ही कैटेगरी में हमने रखा हुआ है, इन द कैटेगरी ऑफ द फ्रूट्स में। ठीक है, लेकिन इनका जो कल्चरल रिक्वायरमेंट है वो अलग है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कल्चरल रिक्वायरमेंट अगर एक ग्रुप में भी हमने रखा है तो कल्चरल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कल्चरल रिक्वायरमेंट। अब जिनका कल्चरल रिक्वायरमेंट सिमिलर टाइप का है, मतलब सेम टाइप ऑफ हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है फार्म पे फॉर दीज वेजिटेबल्स। द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। तो इंपॉर्टेंट ये चीज हो गया कि ये जो कल्चरल रिक्वायरमेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेबल का, ये मोस्ट कन्वीनियंट है और सबसे ज्यादा इसी मेथड को यूज किया जाता है वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करने में। वेजिटेबल्स हैविंग सिमिलर कल्चरल रिक्वायरमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड प्लेस्ड इन वन ग्रुप।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो कुकुरबिट्स में अगर हम बात करें तो कुकुरबिट्स को प्रोपोगेट करने के लिए डायरेक्ट सोइंग की जाती है, ट्रेलिंग की जाती है, विगरस ग्रोइंग होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, कल्चरल प्रैक्टिसेस आर ऑलमोस्ट सेम। तो ये अब देख लो कुकुरबिट्स को हम क्या करेंगे, यानी जितने भी मेलन्स हो गए सबको एक जगह रख देते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने बांटा है सोलेनेशियस फ्रूट वेजिटेबल्स, कुकुरबिट्स, peas and beans, coal crops, bulb crops, root crops, potatoes, tuber crops, okra, ठीक है, पॉट हर्ब्स यानी जिनको ग्रीन्स कहते हैं, ठीक है, सैलेड क्रॉप्स अलग है, ठीक है, और पेरेनियल वेजिटेबल्स अलग है। तो ये जो है दैट इज द क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप्स है। सोलिनेशियस फ्रूट वेजिटेबल्स एक तरीके का है। इनकी अगर हम बात करें क्या क्या चीजें सेम होंगी, सीड प्रोपगेशन का तरीका, ठीक है, ट्रेलिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। विगरस ग्रोइंग मतलब ज्यादा ग्रो करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड है, सबकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग अलग है। जो ये हमने 12 क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मतलब इनके अंदर जो वेजिटेबल्स आएंगे, एक जैसे कोल क्रॉप्स के अंदर जो भी क्रॉप्स आएंगे यानी वेजिटेबल्स आएंगे, उनके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ कल्टीवेशन। ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें तो ये सीजन आ जाता है ना यहाँ पे, तो सीजन वाली बात जो है हम जानते हैं इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फ्रॉम द ग्रोअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेबल्स आर सीजन बाउंड एंड स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर सीजन्स, ठीक है। वेजिटेबल्स आर क्लासिफाइड इनटू समर सीजन क्रॉप्स, रेनी सीजन क्रॉप्स एंड विंटर सीजन क्रॉप बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग पार्टिकुलर सीजन। जैसे स्प्रिंग या फिर समर सीजन जो है, अगर इंडिया में बात करें नॉर्थ इंडिया में तो वो होता है फरवरी टू जून जुलाई, ठीक है। अगर मतलब अगर हम बात करते हैं जनरली तो वो होता है फरवरी टू जून जुलाई अंडर नॉर्थ इंडियन, मतलब नॉर्थ इंडिया में, और जनवरी टू मई जून होता है साउथ इंडियन प्लेन्स में, ठीक है। अगर हम विंटर बात करते हैं तो अक्टूबर टू जनवरी होता है विंटर सीजन ओवरऑल अगर बात करें पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अब देखो जो समर सीजन है वहां पे समर सीजन क्रॉप्स लगा पाएंगे, विंटर सीजन में विंटर सीजन क्रॉप्स लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको समझाया है कि विंटर सीजन क्रॉप्स कौन कौन से हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्लान कर रहे हो एक छोटे से किचन गार्डन के लिए तो आप देख सकते हो कि आप विंटर सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को लगा सकते हो, उसी तरीके से समर सीजन में और रेनी सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स लगा सकते हो। सो ये जो टेबल है आपको सिर्फ अपने एग्जामिनेशन नहीं, आपके डेली लाइफ में और वहां पे भी चीजें हेल्प करेंगी। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने लिए यानी अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहिए। तो विंटर सीजन क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो कैरेट है, रेडिस है, बीट रूट है, अनियन है, गार्लिक के पीस है। अब आप बोलोगे सर गार्लिक अनियन तो हमें तो समर में मिलता है, यस। आज जो वेजिटेबल्स हैं हम किसी वेजिटेबल को 12 मंथ में कभी भी ला सकते हैं, दैट इज द कोल्ड स्टोरेज। हम इनको स्टोर करने लग गए ना, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। तो कोई भी क्रॉप जो है कभी भी मार्केट में अवेलेबल हो सकता है ज्यादा और कम दाम करके। लेकिन अगर मेनली का कल्टीवेशन बात करें तो विंटर सीजन में किया जाता है अनियन, गार्लिक, पीस, कैरेट, रेडिश, इनका कल्टीवेशन। मिड विंटर में करते हैं टोमेटो का, समर सीजन में करते हैं जितने भी गाउट्स हैं यानी बॉटल गाउट्स, ठीक है, मतलब गाउट्स मतलब जैसे आप लौकी वगैरह जो है ना उनको हम समर सीजन में लगाते हैं, ठीक है। रेनी सीजन में आप देखो तो भिंडी, चिली, ब्रिंजल, ठीक है, क्लस्टर बीन, काउपी, इनको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली किस पे है, ऑन दी सीजन ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, मतलब किस सीजन में हम लगा रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो मॉनसून स्टार्ट हो जाता है लास्ट वीक ऑफ द जून, और ये एंटर कहां से करता है इंडिया में, फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में भी सदर्न पार्ट से जहां से केरला, ठीक है। तो वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर आल्सो बी क्लासिफाइड एज ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप, मतलब ऐसे तो हमने इतना सारा क्लासिफिकेशन पढ़ा, और भी तरीके हैं जिनसे हम वेजिटेबल को बांटते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये चीजें है कि जैसे हम डिफरेंट क्रॉप्स पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पेरेनियल हैं, ठीक है, कौन से बाइनियल है, कौन से एनुअल है। अब ये पेरेनियल, बाइनियल, एनुअल क्या है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वो फ्लावरिंग कितने टाइम करते हैं एक सीजन में, मतलब एक सीजन में कितने बार फ्रूट्स देते हैं। इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं मतलब क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप एंड फ्लावरिंग। जैसे एनुअल क्रॉप हो गया, ठीक है, एक सीजन में एक बार क्रॉपिंग, बाइनियल मतलब 2 बार, ठीक है, पेरिनियल मतलब कई बार हमें फ्रूट मिल जाएगा उनसे, यानी वेजिटेबल मिल जाएगा, उनका आउटपुट हमें मिलेगा। उस तरीके से क्लाइमेट के बेसिस पे टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पॉलिनेशन से भी हम वेजिटेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल्स,
ठीक है। पीएच रिक्वायरमेंट अगर है सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट तो उन पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि वेजिटेबल क्लासिफिकेशन को हम अदर अदर फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हमने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं वो टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन मोर साइंटिफिक इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द मोस्ट इजीएस्ट अगर हम बात करें तो कौन सा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखो जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कन्वीनियंट है और वाइडली यूज किया जाता है, दैट इज द कल्चरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, वेराइटीज विद इन अ क्रॉप also exhibit variations in their response to season of cultivation, temperature requirement। अब यहाँ पे समझना ये है कि ठीक है हमने वेजिटेबल को क्लासिफाई तो किया ही है, लेकिन अब हमने इतने कल्टीवर्स बना लिए, इतने वैरायटीज बना लिए हैं सेम क्रॉप के, जिनको कोई वैरायटी उनकी विंटर में लगती है, कोई समर में लगता है, कोई रेनी सीजन में लगता है। तो राउंड द ईयर हम हर वेजिटेबल को तो लगा पाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनकी वैरायटीज पे। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेम क्रॉप की डिफरेंट वैरायटीज को भी हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में लगा पाते हैं, ठीक है। काउ पी अगर हम बात करें तो उनकी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि रेनी सीजन में लगता है, समर सीजन में भी लगता है और विंटर सीजन में भी लगता है। तो अल्टीमेटली इस लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि ईच मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हैज इट्स ओन रेलेवेंस, ठीक है, सबका अपना अपना बेनिफिट है अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड इट विल बी हेल्पफुल टू नो द क्रॉप रिक्वायरमेंट बाय प्रोफेशनल फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने इनको स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया है, लेकिन हर क्लासिफिकेशन का अपना रेलेवेंस है, ठीक है। फार्मर्स अपने अलग अपने पर्सपेक्टिव से इनको सोच के देखते हैं, स्टूडेंट्स का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जो साइंटिस्ट हैं वो इनको स्टडी करना है तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है कि उनका बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन रहेगा। सो जितने भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है उसको तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना ही करना है। सो एट द एंड, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने इस लेक्चर को अभी तक कंप्लीटली देखा है तो ये जो क्वेश्चन हैं ऊपर वाले जितने मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं मतलब आज की क्लास में उस पे बेस्ड है। सो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और इनके जो आंसर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। अगर आपके आंसर्स करेक्ट होंगे तो मैं आपको वहां पे ग्रीन हार्ट दे दूंगा, अगर आंसर्स गलत भी होते हैं तो मैं वहां पे आपको आपके आंसर्स को करेक्ट कर दूंगा। सो गाइज आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, जहाँ पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे। सो आप सिर्फ हॉर्टिकल्चर नहीं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, आईपीएम, ठीक है, हमने एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट किया, तो आप डिफरेंट कोर्सेज को भी स्टडी कर सकते हो। सो गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।